इस कोरोना काल में आज सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ थम सा गया है, पर एक चीज़ नहीं थमी, और वो है धर्म जाति पर कटाक्ष करना, हिंदू मुसलमानों पर कटाक्ष करना और गंदी राजनीति करना। ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है VSLD एजुकेशन अड्डा। अब हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी और जीव विज्ञान में हम लोग आज कोशिका के ऊपर बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। कोशिका में जो भी टॉपिक्स रह जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्ट सेकंड में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिका का अध्ययन करते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग कोशिका टॉपिक्स को कवर करते हैं। चलिए आइए तो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है आज वो है कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है इसको अच्छे से समझेंगे, इसी पार्ट में समझ लेंगे अच्छे से, और बाकी के जो शेष पार्ट कोशिका के आएंगे उसमें हम और अच्छे से जानकारी इनकी हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है या कोशिका का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। इसी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं, कोशिका कैसा बर्ताव करती है इसका भी अध्ययन करते हैं, कोशिका हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? कोशिका विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान में हम पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन करते हैं। पादप जैसे पेड़ पौधे वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका, जंतु कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में जैसे हाथी, चूहा, बिल्ली, ये सारे जो है ये जंतु कोशिकाओं में आ जाते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। पादप कोशिका में भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना। पेड़ पौधे, जो सभी पेड़ पौधे आते हैं वो इसी में आ जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उनकी कोशिकाओं का भी अध्ययन हम किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। ठीक है, कोशिका विज्ञान में करते हैं। अच्छा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है या कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम के बॉटनी वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक जो थे। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये कोशिका शब्द को लेकर। ठीक है, ये कोशिका शब्द कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो सेल्स, हम क्या बोलते हैं? सेल या सेल्स हम बोल सकते हैं, कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है एक तरीके से कोशिका, शुद्ध हिंदी में हम बोल देते हैं कि कोशिका है। ठीक है, लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से हुई है। किससे हुई है? सेल्यूला से, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, अ स्मॉल रूम। ठीक है, एक छोटा कमरे का अर्थ होता है सेल का। चलिए और समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कोशिका शब्द की खोज किसने की थी या कोशिका की खोज किसने करी थी, किसने पहचान की थी कि एक कोशिका है? तो चलिए आइए देखते हैं, अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही देश है ये। ठीक है, नाम अलग अलग है, इसलिए ये जो ब्रिटेन है ये एकमात्र ऐसा देश है जिसका डाक टिकट नहीं है, क्योंकि उस डाक टिकट पर अपने किस देश का नाम लिखे, यूनाइटेड किंगडम लिखें या इंग्लैंड लिखें या ब्रिटेन लिखें, क्या लिखें, तो ये वो तय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस चीज को। चलिए देखिए, यूनाइटेड किंगडम के बॉटनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सन 1665 में कोशिका शब्द की खोज की थी या कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक पौधा लिया था, वो पौधा था कार्क। ठीक है, एक कार्क नाम का पौधा था और इसी पर उन्होंने क्या किया था? एक बोतल की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया था। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट, क्या प्रयोग किया था वो भी देख लेते हैं। उन्होंने स्वयं निर्मित एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो उन्होंने एक स्वयं निर्मित एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा अपने प्रयोग में कि जो कार्क पौधा है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो ग्रुप में बटी हुई थी। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बटी हुई थी और इन्हीं कोशिकाओं को, मतलब ये जो ग्रुप था, इसकी जो संरचना थी देखने में वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई दे रही थी। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसे बोलते हैं कोष्ठ। ठीक है, तो वो कोष्ठ जैसी दिखाई दे रही थी संरचना जो थी, और उन्होंने देखा कि कोष्ठ जैसी दिखाई दे रही है, तो इसी को रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये कोशा है, कोशा नाम दिया, कोशा या कोशिका नाम दिया। ठीक है, तो किस पर चेक किया था? कार्क नाम का एक पौधा था, तो बोतल की हेल्प में उन्होंने रखा और उस पर एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, तब स्वतः उन्होंने देखा, स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा कि ये जो कार्क नाम का पौधा है, इसके जो सेल्स हैं, ठीक है, ये इनकी जो संरचना जो है वो एक कोशा के आधार पर दिखाई दे रही है, मतलब एक कोष्ठ जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, और इन्होंने जो इन कोशिकाओं को देखा था ये एक तरीके से मृत कोशिकाएं थी, जीवित कोशिकाएं नहीं थी। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। अच्छा, इन सभी अपने एक्सपेरिमेंट का जो इन्होंने जिक्र किया था रॉबर्ट हुक ने, वो अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। ठीक है, ये जो प्रकाशित किया था ये उन्होंने किया था सन, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये उन्होंने किया था सन 1666 में उन्होंने इसको प्रकाशित कर दिया था, जब उन्होंने अपना प्रयोग कंप्लीट कर लिया था 1665 में। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। अब देखिए, मृत कोशिका को तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो वो जो देखा था जीवित कोशिका को, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, कब देखा था? सन 1674 में देखा था। उन्होंने एक उन्नत माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। ठीक है, रॉबर्ट जो हुक थे उन्होंने तो अपना स्वयं निर्मित जैसा भी था उनके पास, जो उस समय इक्विपमेंट थे या जो भी कुछ था उनके पास संसाधन, उसकी मदद से उन्होंने कोशिश की देखने की, लेकिन बाद में जो देखा वो उन्नत माइक्रोस्कोप के द्वारा वो ल्यूवेनहॉक ने देखा था 1674 में। ठीक है, क्या देखा? उन्होंने देखा एक माइक्रोस्कोप में कि उन्होंने मनुष्य के दांत के खुरचन से एक जीवित सेल देखा था। ठीक है, मतलब मनुष्य के जो दांत थे
उसकी जो खुरचन थी उसमें उन्होंने एक जीवित सेल देखा था। ठीक है, इसी जीवित सेल को जीवाणु सेल भी कहा गया, इसीलिए उन्होंने जीवाणु की भी खोज की थी 1674 में ही। इसको याद रखिएगा, बैक्टीरिया था एक तरीके से ये। ठीक है, बैक्टीरिया नाम का सेल था ये। चलिए और बात कर लेते हैं। और उन्होंने तालाब के कुछ जलीय जीवों में भी इन सेल्स को देखा था। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को जो देखा था वो किसने देखा था? तो ल्यू वैन हॉक ने देखा था। ठीक है, तो और बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? तो वो भी ल्यू वैन हॉक ने की थी। चलिए और बात कर लेते हैं कुछ। देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चलिए आइए देखते हैं। यह वो शतरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसे ऑस्ट्रिच का अंडा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, शतरमुर्ग के अंडे की, जो कि 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब 15 सेंटीमीटर लंबी इंटू 17 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और इसका वेट जो होता है इसके अंडे का वो करीबन 1.4 किलोग्राम के समथिंग इसका वेट होता है। ठीक है, शतरमुर्ग के अंडे का। चलिए और बात कर लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो है वो किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा एक बैक्टीरिया है, इसकी होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है ये पादपों का बैक्टीरिया है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं, जंतु बैक्टीरिया भी होता है, पादप बैक्टीरिया भी होता है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जो है, ये जो कोशिका है इस बैक्टीरिया की, ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, जो पादप बैक्टीरिया की ही कोशिका है। ठीक है, देखिए कितनी छोटी है ये, तो 0.1 म्यू के बराबर, मतलब म्यू का मतलब होता है माइक्रोमीटर के बराबर है, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो है वो किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो जिराफ की तंत्रिका होती है। ठीक है, मतलब जिराफ जो होता है उसकी तंत्रिका या न्यूरॉन होती है, उसकी कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका, जो 2 मीटर के समथिंग लंबी होती है। इतनी लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। मानव की सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन कोशिका होती है जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, जो 1 मीटर के समथिंग इसकी लेंथ होती है। ठीक है, मानव की सबसे लंबी कोशिका भी इसे ही कह सकते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका भी न्यूरॉन कोशिका को या न्यूरॉन सेल को ही हम कह सकते हैं, जो कि 1 मीटर के समथिंग इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अच्छा मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखो मानव का जो शरीर है वो 2 भागों में तो बटा हुआ है, एक तो फीमेल और एक मेल में, है ना। तो जो मेल में अगर हम बात करें तो पुरुषों की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है। कौन सी होती है? शुक्राणु। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो है वो बोलते हैं कि सेरेब्रम में एक सेल होता है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य की। लेकिन अधिकतर जो वैज्ञानिक है वो बोलते हैं कि जो मानव की सबसे छोटी कोशिका है पुरुषों में वो शुक्राणु या स्पर्म्स होती है। ठीक है, और महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है, जिसे ओवम भी कहते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो है वो कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो एक जलीय शैवाल है, जिसे कार्लेपोटैक्सीफोलिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो कोशिका होती है वो 6 से लेकर 12 इंच के समथिंग इसकी लंबाई होती है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। लेकिन कुछ किताबों में सेट्रिया बुलेरिया नाम का एक शैवाल है, एक पादप है। ठीक है, जिसकी कोशिका 10 सेंटीमीटर या 3 इंच के लगभग की होती है। तो इसको भी सबसे बड़ी कोशिका पादपों की कोशिका माना जाता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को प्रेफरेंस ज्यादा देता हूं। चलिए और बात कर लेते हैं। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? मतलब पौधों की सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो वो जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, जो कि 0.1 म्यू मतलब माइक्रोमीटर के बराबर होती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स क्या है? देखो सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं सेल क्या है। सेल वह छोटी इकाई है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। मतलब सेल ही एक ऐसा आधार है जिससे हमारा शरीर बनेगा और फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेज में वो विकास करेगा, सबसे सिंपल भाषा में। चलिए देख लेते हैं। देखो कोशिका जो होती है ना वो सबसे छोटी इकाई है शरीर को बनाने के लिए और शरीर को चलाने के लिए भी। ठीक है, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और फंक्शन को चलाने के लिए शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है हमारी शरीर की वो होती है हमारी कोशिका। ठीक है, ये कोशिका क्या करती है पता है? कोशिका जो है वो एक शरीर का निर्माण करती है और उस शरीर में जीवन का भी निर्माण करती है, मतलब जीवन की भी उत्पत्ति करती है। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने एक ये छोटी सी ईंट ले ली। ये क्या है? एक छोटी सी ईंट ले ली मैंने ये। ठीक है, ईंट ले ली, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए देखिए एक छोटी सी ईंट ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, एक ईंट मैंने और ले ली, फिर एक ईंट मैंने और ले ली, फिर और ले ली, फिर एक ईंट और ली। इस तरीके से ये एक, जब मैंने काफी ईंटें ली एक साथ में, तो ये एक दीवार का निर्माण हो गया है। ठीक है, एक ईंट से मैंने एक दीवार बना ली। ठीक है, और ये कई दीवारें मिलकर, ठीक है, जब ये दीवारों का जब कई ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या किसका निर्माण करेगा? कमरों का। किसका निर्माण करेगा? रूम्स का निर्माण करेगा ना। देखो जैसे एक ईंट ली मैंने और काफी ईंटों का ग्रुप बनाया तो एक दीवार बनकर मेरे सामने तैयार हुई। फिर मैंने उन दीवारों को क्या किया, जैसे एक दीवार इस तरीके से बनाई, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, तो मैंने कई दीवारों का ग्रुप लिया तो उसने एक कमरे का निर्माण कर दिया। ठीक है, और मैंने कई कमरों को लिया। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? एक मकान का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया उसने? एक मकान का निर्माण कर दिया ना। इसी तरह से जब हमारा शरीर बनने की जब शुरुआत होती है तो कई कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं हमारे शरीर में पता है? ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यूज। ठीक है, और ये
ऊतकों का, कई ऊतकों का ग्रुप मिलकर हमारे शरीर के अंदर अंगों का निर्माण करता है। अब अंग क्या होगा पता है? जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुई, ठीक है, लीवर हुआ, इस तरीके की चीजों का निर्माण करता है, ठीक है। और कई अंगों मिलकर हमारे शरीर के अंदर तंत्र का निर्माण करता है, सिस्टम का निर्माण करता है। जैसे श्वसन सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है। इस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण करता है। और उसके बाद में जब ये तंत्र भी तैयार हो जाते हैं तो हमारा एक शरीर का निर्माण हो जाता है। और एक शरीर का निर्माण हो जाता है तो हम कह सकते हैं हाँ कि एक लाइफ का भी निर्माण हो गया। ठीक है, तो समझ में आया ना कोशिका क्या है? सिंपल सी भाषा में आप बस इतना समझिए कोशिका क्या है। कोशिका जो है वह जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जो हमारे शरीर को बनाने में कार्य कर रही है, जो हमारे शरीर को बना रही है और हमारे शरीर को चला भी रही है। अगर कोशिका नहीं होगी तो ना ही शरीर का निर्माण होगा, ना ही जीवन उत्पन्न होगा, ना जीवन पनपेगा। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कोशिका जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमारे शरीर को चलाती है। अलग अलग जगहों पर हमारे शरीर में जो सिस्टम बने हुए हैं, हार्ट है, ठीक है, इनका निर्माण करती है। अलग अलग ऑर्गन्स, हमारे पार्ट शरीर के बनते हैं और उससे हमारा शरीर चल पाता है और हम एक जीवन जी पाते हैं। तो ये है हमारी छोटी सी कोशिका। चलिए और बात कर लेते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक जब कोशिका पर उन्होंने तर्क किए और जब कोशिका को समझा तो उन्होंने एक कोशिका सिद्धांत दिया था। इस कोशिका सिद्धांत को समझते हैं, इसे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी भी हम कहते हैं, ठीक है, और इसको कोशिकावाद भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, कोशिकावाद भी कह सकते हैं या कोशिका सिद्धांत, और इंग्लिश में तो सेल थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो 1838 व 39 के बीच में दो वैज्ञानिक थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे। एक तो बॉटनी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम.जे. स्लाइडेन, जिसे एम का मतलब है मतिहास और जे का मतलब है जेकोब, मतलब मतिहास जेकोब स्लाइडेन एक वैज्ञानिक थे जो कि बॉटनी वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। और एक टी स्वान, ठीक है, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। तो ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का या कोशिकावाद का प्रतिपादन किया था 1838 व 39 के बीच में। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिकों ने किया था, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनी वैज्ञानिक थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिकल वैज्ञानिक थे, ठीक है। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनी वैज्ञानिक थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो पादप जीव है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो एक सूक्ष्म कोशिका से हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे स्वान जो थे वो जूलॉजिकल वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बताया कि जितने भी जो जंतु हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो एक छोटी सी सूक्ष्म कोशिका से हुआ है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं हम लोग तो कोशिका सिद्धांत जो है इसमें क्या क्या बातें हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत या मूलभूत इकाई है। बिल्कुल है, ठीक है, मतलब आधार बेस तो यही डालती है ना लाइफ का, जीवन का जो आधार डालती है। या किसी शरीर का निर्माण करना है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होना जरूरी है, तभी तो पूरी बॉडी का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत या मूलभूत इकाई है। चलिए उसके बाद में उन्होंने कहा कि कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ईंट का एग्जाम्पल दिया था, तो एक ईंट से कई ईंटों का जब ग्रुप बनाया तो दीवार बनी, और कई दीवारों का ग्रुप बनाया तो कमरा बना, और कई कमरों का ग्रुप बनाया गया तो क्या बना? एक मकान बनकर तैयार हो गया था। इसी तरीके से हम कई सेल्स का ग्रुप बनाए तो इन ग्रुप्स को हम ऊतक कहते हैं, और हम ऊतकों का अगर ग्रुप्स बनाएं तो ये अंग का निर्माण करते हैं, और हम अंग के अगर ग्रुप्स को बनाएं तो ये हमारे शरीर के सिस्टम का निर्माण करते हैं। और इसी को हम अपना बॉडी कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई, जिसमें मसल्स भी हैं, हड्डियां भी हैं, मांस भी है। इन सारी चीजों का निर्माण हमारे शरीर में होता रहता है। लेकिन जो मेन जो हमारा अगर हम बात करें जो बॉस है, जो मुखिया है, वो सेल्स ही है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो हमारे महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनका निर्वहन करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए और इसमें क्या पहुंचते? कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक मतलब फंक्शनल, और वंशागत मतलब हेरिडिटेटरी इकाई है। क्या है? इकाई है। मतलब कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक मतलब कोशिका जो है वो किसी भी शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। कार्यात्मक मतलब उस शरीर को जब उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी तो उसको चलाने के लिए, उसका मतलब उसका निर्वहन करने के लिए, उसको वो शरीर चलेगा कैसे? तो वो कोशिकाओं के माध्यम से ही चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और वंशागत मतलब जो भी लक्षण वगैरह होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो कोशिकाओं के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, डीएनए वगैरह, ये सारी चीजें हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक कोशिका की जब हम पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे ना तभी हमको समझ में आएगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, केंद्र क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। चलिए और बात कर लेते हैं। और देखिए उन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि सभी जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। बिल्कुल होती है, किसी भी शरीर का निर्माण अगर होना है तो सबसे पहले जो छोटी इकाई की जरूरत पड़ेगी वो सेल ही होगी, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं। सभी जीवों के शरीर का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। बिल्कुल ठीक कहा उन वैज्ञानिकों ने। कोई भी शरीर है, किसी भी सजीव को या जीवों को अपने शरीर का निर्माण करना है तो वो या तो एक कोशिका से बना होगा या एक से अधिक, मतलब लाख भी हो सकती हैं, खरबों भी हो सकती हैं, अरबों कोशिकाओं से मिलकर उसके शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। हमारे मानव शरीर में खुद हमारे मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो 10 टू द पावर 14 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम बात करें तो 1000 खरब के समथिंग हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, तो तब जाकर हमारे शरीर का निर्माण हो पाता है। और यह कोशिकाएं जो हैं वो हर मिनट में लाखों कोशिकाएं मरती हैं, लाखों कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। चलिए अभी समझते हैं अच्छे से। और देखिए इस सिद्धांत में क्या कहा गया था। कोशिका स्वतः जनन मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन
की क्षमता रखती है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अमीबा की जो है वो एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना है। अमीबा जो है वो सेल्फ प्रोडक्शन करता है, मतलब स्वयं, जैसे एक अमीबा है अपने आप में टूटकर 2 अमीबा कर लेता है, फिर 3 अमीबा हो जाते हैं, तो इनको किसी और की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ स्वतः ही अपना प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपना निर्माण करती रहती है शरीर के अंदर और हमें पता भी नहीं चलता है। चलिए उसके बाद में देखिए और क्या इस सिद्धांत में दिया गया था कि कोशिका ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है, वह उस शरीर को चलाती है। जैसा कि मैंने कहा कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की या हमारे जीवन की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई है, जो कि इसी से ही संबंधित है। इसी पॉइंट से समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे कि ये कह रहा है कि कोशिका ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है और कोशिका ही उनके शरीर को चलाने में अहम भूमिका निभाती है। चलिए, सभी जीवों की उत्पत्ति कोशिका से हुई है, बिल्कुल हुई है। सभी जीवों की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? कोशिका से। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि अपवादित हैं, उनकी जैसे कि वायरस की अगर हम बात करें, ठीक है, वायरस जो है वो कोशिका से बना ही नहीं है। ठीक है, वायरस जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, और इसके पूरा जो भारी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, पादपों में आरएनए मौजूद होता है, पादप वायरस जो होते हैं, और जंतु वायरस की अगर हम बात करें तो उसमें डीएनए भी मिलता है, कहीं कहीं आरएनए भी दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें अभी हम अच्छे से समझेंगे। चलिए और बात कर लेते हैं, सेल्स की उत्पत्ति या कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है वो मुख्य अभिकर्ता या सृष्टिकर्ता या भगवान के रूप में होता है। ठीक है, देखिए मेरी सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कोशिका का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले एक केंद्रक की जरूरत पड़ती है, और वो केंद्रक पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो साइड से होता है। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में। तो हम इसके स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे कोशिका सिद्धांत में जो कि स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होता है, जब कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए उसके बाद में इस सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को विस्तार और दिया। किसने दिया? सन 1855 में। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने एक बात कही इस सिद्धांत को विस्तार देने के लिए। उन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, अरे ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका क्या मतलब है? देखो, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो है वो एक जैपनीज वर्ड है, उन्होंने इतना ही कहा था बस, और इसका जो हिंदी में अर्थ निकलेगा वो ये है कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो हुई है वो पहले वाली कोशिकाओं के द्वारा ही हुई है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक कोशिका जो है उसने अपना निर्माण कर लिया। ठीक है, फिर जब ये जो कोशिका है ये दूसरी कोशिका का, ये वाली कोशिका इसका नई वाली कोशिका का निर्माण कर देगी, तो ये वाली कोशिका जो है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये जो है प्रोडक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारी कोशिका सिद्धांत की। चलिए अब देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत जो है वो किन जीवों पर लागू होता है या किन जीवों की कोशिकाओं पर लागू होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत, कौन कौन से जीव इसका पालन करते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, देखिए केवल एक कोशिकीय जीव से बने हो, अगर कोई जीव जो है वो एक कोशिकीय जीव से बना हो तो कोशिका सिद्धांत का पालन करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अमीबा है, जैसे एक कोशिका से बना है, पैरामीशियम एक कोशिका से बना है, युगलिना एक कोशिका से बना है, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो भी एक कोशिका से बने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी जीव हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा चलिए और बात करते हैं, एक से अधिक कोशिका से बने जीव भी कोशिका सिद्धांत का पालन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जैसे हाथी है, बहुकोशिकीय जीव होता है, काफी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य का शरीर काफी कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, पादप जो है, पेड़ पौधे हैं, ये भी काफी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं हाँ, ये जो जितने भी जीव हैं ये कोशिका सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए और बात कर लेते हैं, ऐसे जीव जो कोशिका बनने की अवस्था पा चुके हैं, मतलब ऐसे जीव जिनकी कोशिका वाकई में पूर्ण रूप से बन चुकी है, तो ऐसे जीव जो है वो भी कोशिका सिद्धांत का पालन करेंगे। वायरस नहीं करेगा, वायरस जो है वो कोशिका से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, उसकी कोशिका जो है वो अपूर्ण है, इसलिए वो जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए देखिए, जैसे ऐसे जीव जो कोशिका बनने की अवस्था तक पहुंचते हैं, ठीक है, लेकिन वायरस नहीं पहुंच पाता है। कितने भी साल जीवित रहो आप, उसको क्रिस्टलीय रूप में रख दो, क्या बोलते हैं, बोतल में बंद करते 20 साल 30 साल 40 साल उसको बंद करके रख दो, तो वो जीवित मतलब निर्जीव तरीके का व्यवहार करेगा। लेकिन अगर किसी एक्टिव शरीर के संपर्क में आ गया ना तो वो फैलेगा, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा उस शरीर के अंदर, और उस शरीर को घातक नुकसान भी पहुंचाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण में जैसे अमीबा, हाथी, मनुष्य, ईटीसी, ये सभी क्या है? ठीक है, अपनी कोशिका की अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, अपनी कोशिका का निर्माण करते हैं, तभी तो उनके शरीर का निर्माण होता है पूरे का। चलिए और बात कर लेते हैं, देखिए कोशिका अपूर्ण ना हो, कोशिका जो है वो अपूर्ण ना हो, जैसा कि मैंने बताया ना, कोशिका पूरी बननी चाहिए, एक कोशिका बने लेकिन बने तो पूरी ही बने। चलिए और बात कर लेते हैं, अति सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म ना हो, मतलब जो वायरस है उससे भी छोटा हो तो ये नहीं चलेगा, इस तरीके का नहीं चलेगा। मतलब एक साइज जो है वो निर्धारित किया गया है, जैसे माइक्रोमीटर से लेकर सेंटीमीटर के आसपास जो है वो कोशिका हमारी हो सकती है। इससे भी छोटी जैसे नैनोमीटर में हमारा वायरस आ जाता है, तो उसमें वायरस को तो जो है वो कोशिका सिद्धांत पर लागू होता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो साइज में भी छोटा है वायरस, नैनोमीटर में उसको मापा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है वो कोशिका वाला है ही नहीं, वो अपूर्ण कोशिका का है, तो इस तरीके से वायरस तो कोशिका सिद्धांत का पालन करेगा ही नहीं। चलिए और बात कर लेते हैं, ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक व प्रोटीन ना हो, तो ऐसे जीव भी क्या है? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जैसे एक वायरस की तरह ही व्यवहार करता है वायोराइड करके, एक जो वायरस की तरह ही है, ठीक है, और लेकिन वायरस से छोटा होता है, तो ये प्रोटीन का नहीं बना होता है, इसलिए ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। अच्छा, आरबीसी की बात करें, इनमें केंद्रक नहीं होता है, तो ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। आरबीसी वही भैया, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ये भी एक सेल ही है। ठीक है, लेकिन ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं है, मतलब केंद्रक नहीं है, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होगा वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करेंगी।
ठीक है, चलिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक व प्रोटीन ना हो, तो ऐसे जीव भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, मतलब जो अपवाद के रूप में है, अजप्शंस के रूप में है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के अपवाद या अजप्शंस, चलिए समझ लेते हैं क्या है अजप्शंस, उनको भी देख लेते हैं। देखो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद बने हुए हैं, जो पालन नहीं करते हैं। ठीक है, निर्जीव होकर जब एक्टिव शरीर मिल जाता है तो एक्टिव हो जाते हैं उसमें। अरे वाह, हाँ देखो समझो अच्छे से। देखो कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, इनकी संरचना कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत में पालन ही नहीं करते हैं। ठीक है, किसी में प्रोटीन्स नहीं होता है, किसी के पास केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई तो कोशिका का ही नहीं बना होता है, और अकोशिकीय होते हैं, ये कोशिका से तो बने ही नहीं होते, प्रोटीन्स के बने होते हैं कुछ तो इस तरीके से देख लेते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरस का। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत पर वायरस लागू नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए वायरस जो है यह अकोशिकीय जीव है, मतलब नॉन सेलुलर है। अकोशिकीय का मतलब क्या है पता है? अकोशिकीय का मतलब है ऐसा जीव जो कोशिका से ना बना हो, उस जीव को अकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इनकी जो संरचना होती है ना वो अधूरी होती है। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस वगैरह इस टाइप के ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन यह कोशिका का नहीं बना होता है। ठीक है, हाँ मैंने बताया जैसा कि ये जो वायरस जो है कोशिका का नहीं बना होता है, यह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, एकदम निर्जीव की भांति ये जो है क्या करता है, बट फिर भी ये अपनी कोशिका विकसित नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यह क्या है, एकदम निर्जीव की भांति रहते हैं, इसीलिए ये अपनी कोशिका को विकसित नहीं कर पाए हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। देखो वायरस का अर्थ होता है विष से, विष का मतलब होता है जहर, तो जहर तो वैसे भी घातक होता है इसलिए वायरस से डर लगता है। अब कोरोना वायरस है तो इससे भी हम डरे हुए हैं। ठीक है, देखिए वायरस जो होता है अति सूक्ष्म संक्रमण जीवी होता है, संक्रमण जीवी वाले जीव होते हैं, अति सूक्ष्म संक्रमण वाले जीव होते हैं, ये परजीवी होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब देखो इनमें क्या होता है, इसीलिए ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहे जाते हैं वायरस। क्यों कहे जाते हैं पता है? देखो इनको क्रिस्टलीय रूप में बदलकर आप किसी बोतल बर्तन में रख सकते हो, जैसे धूल कण है हवा में, ये जो है बिल्कुल निर्जीव की तरह ही व्यवहार करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनमें जान ही नहीं है। ठीक है, निर्जीव है, जिस तरह से कूलर पंखा या टेबल वगैरह होते हैं ना निर्जीव होते हैं, इसी तरह से ये वायरस भी अपना यही व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनको एक्टिव शरीर मिल जाता है तो ये क्या करते हैं पता है, उसमें एंजाइम्स बनाना शुरू कर देते हैं, अपना प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, मतलब एक वायरस से 2 वायरस, 2 से 3, 4 से 5 इस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से उस एक्टिव बॉडी में ये प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं, और वही घातक सिद्ध होता है। तो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। देखो वायरस जो है एक्टिव होने के लिए इन वायरस को किसी एक्टिव शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो हवा में, धूल कणों में यह कई वर्षों तक निर्जीव की तरह रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया। ठीक है, यह लगभग 20 वर्षों तक क्रिस्टलीय रूप में इनको यदि बंद करके रख दिया जाए ना, तो यह निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, बनकर कई समय तक जीवित रह सकते हैं। मतलब जीवित का मतलब है निर्जीव की तरह ही रहते हैं। ठीक है, और एक्टिव बॉडी में यह अपना प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जब ये किसी एक्टिव बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और सजीवों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वायरस जो है इसको निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं वायरस से रिलेटेड। जो आमतौर पर जो वायरस होते हैं उनका अगर जो साइज देखा जाए तो वो 0.02 से 0.20 यूएम के बराबर, मतलब नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए वायरस जो है ये वातावरण में यह निर्जीव की तरह रहते हैं, पर एक्टिव शरीर में यह सजीव की तरह एक्टिव हो जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है, ये वायरस जो है ये न्यूक्लिक एसिड एवं डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, वायरस जो है इनकी बाहरी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। यह अपने पूरे जीवन काल में कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये अपनी कोशिका बना ही नहीं पाते हैं, कितना भी जीवित रहे, 20 साल, 30 साल, 50 साल, हजारों साल तक ये जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये अपनी इस जीवन काल में कोशिका बनने की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपूर्ण होती है, इनकी कोशिका होती नहीं है, कोशिका के बने ही नहीं होते हैं। ठीक है, वायरस। चलिए और बात कर लेते हैं। वायरस जो है इनको केवल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आप देख सकते हैं, नंगी आंखों से आप नहीं देख पाएंगे, आंखों से वैसे आप नहीं देख पाएंगे, किसी चश्मे से आप नहीं देख पाएंगे, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से ही आप देख सकते हैं। ठीक है, वायरस का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वायरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब विषाणु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, वायरस का। ठीक है, और वायरोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इवानोवास्की को। चलिए और बात कर लेते हैं। चलिए वायरस की खोज किसने करी थी, तो एक रशिया के वैज्ञानिक थे, बॉटनी वैज्ञानिक, जिनका नाम था इवानोवास्की। ठीक है, जिन्होंने सन 1892 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तंबाकू की पत्ती में एक मोजेक नामक रोग के कारण इन्होंने इस वायरस का पता लगाया, इसीलिए इस वायरस का नाम TMV कर दिया गया, टैम्बैको मोजेक वायरस। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं वायरस के प्रकार की। वायरस की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी कि वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर डीएनए आरएनए भी उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में जो है ये आरएनए के रूप में होते हैं, इनका न्यूक्लिक एसिड जो है, और जंतु कोशिकाओं में डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए जो वायरस होते हैं ये परपोषित होते हैं। परपोषित का मतलब क्या होता है, यह स्वयं अपना पोषण कर सकते हैं, अगर किसी एक्टिव शरीर में ये आ गए तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। वायरस के हम प्रकार की बात कर रहे थे, तो वायरस जो है वो पादप वायरस के रूप में भी पाया जाता है, जंतु वायरस के रूप में भी पाया जाता है, और जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज
वायरस के रूप में भी ये पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वायरस होते हैं, ठीक है। पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वायरस, जंतुओं में पाया जाने वाला वायरस, और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाकर या नष्ट कर कर रहते हैं, उन वायरस को भी हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो, जो पेड़ पौधों में जो वायरस पाया जाता है, उन वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। और जंतु वायरस की अगर हम बात करें तो जो जंतु वायरस जो होते हैं, इनके न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी उपस्थित होता है और कहीं कहीं पर आरएनए भी उपस्थित होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं, ये वाले जो वायरस होते हैं, ये केवल बैक्टीरिया को खाकर या इनको नष्ट कर ही जीवित रहते हैं, ठीक है। और इनके न्यूक्लिक एसिड में डीएनए उपस्थित होता है। चलिए और बात कर लेते हैं। देखो, पादप वायरस की जैसे हम बात करें तो जैसे टीएमवी वायरस मतलब टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है, एक तरीके का वायरस है जो कि तंबाकू की खेती को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सक्षम है। इतना बेकार वायरस है तंबाकू की खेती के लिए, ठीक है। बनाना 1 वायरस जो है वो केले की खेती को नष्ट कर देता है, ये वाला वायरस पेड़ पौधों में। एक आलू वायरस होता है, ये भी आलू की खेती को नष्ट कर देता है, ठीक है, उसको गला देता है आलू को। अच्छा, जंतु वायरस में जैसे हम बात करें आम फ्लू जो होते हैं, वो वायरस के कारण खांसी जुकाम। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, ये श्वसन तंत्रिका को जो सांस लेने में जो परेशानी होती है उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। मम्मस वायरस जो है, ये गलसुआ जो हमारे हो जाते हैं ना, जो यहाँ ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, ठीक है, उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है इस तरीके से। हाँ, और ये मम्मस वायरस है, जो गलसुआ वायरस, जो गलसुआ होता है, ये जीवन में केवल एक बार ही होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक एचआईवी वायरस 1986 में इसकी पता लगाया गया कि ये एचआईवी वायरस है, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, शरीर की नष्ट कर देता है। 1H1 वायरस जो है, ये काफी वायरस है, मतलब एनिमल्स या जंतुओं से संबंधित जो वायरस है। अब देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में T2 फेज वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या करता है पता है, ये वायरस जो है, ये वाला वायरस जो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये जल जो होता है ना उसको साफ करने के लिए उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिए तो और बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं वायरस से क्या लाभ हो सकते हैं हमको और क्या हानि हो सकती है। देखो, तो सबसे पहले लाभ देख लो, वैसे भी इस समय अच्छी चीज हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो लाभ देख लो। चलो, तो जल को खराब होने से बचाता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस होते हैं, वो जीवाणुओं को, बैक्टीरियाओं को पानी में नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये नीले या हरे शैवालों की सफाई करते हैं, मतलब उनके पास आसपास जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको चट कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं। अब इनकी हानि देख लेते हैं। हानियां बहुत हैं। देखो, हर्पेज वायरस होता है हमारे शरीर में, मानव शरीर में, जो कि त्वचा रोग होता है एक तरीके से, तो कितना खतरनाक हो गया, ठीक है। और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ये हर्पेज रोगी को अगर छू लिया तो उसको भी हर्पेज रोग हो जाएगा। तो ये वायरस ऐसा है, ठीक है। पोलियो जो होता है, ये भी वायरस के कारण होता है और तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है हमारे शरीर में, ठीक है। पोलियो, जॉन्डिस जो है, ये लीवर को इफेक्ट करता है हमारे शरीर में। रेबीज जो है, ये भी तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है हमारे शरीर में। ट्रैकोमा रोग आंखों को इफेक्ट करता है, ठीक है। गलसुआ मम्मस जो है, ये भी आपका किसको इफेक्ट करता है, हमारे जो लार ग्रंथियां होती है उनको इफेक्ट करता है, और जीवन काल में ये केवल एक बार ही होता है मानव को, ठीक है। कसरा, चेचक, इन्फ्लुएंजा वायरस श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है। एचआईवी जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो ये ऐसे वायरस हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जब यदि अगर ये हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए तो। चलिए और बात कर लेते हैं। ये तो हो गया वायरस, और एक वायरस की भांति ही होता है जिससे बोलते हैं वायरॉइड, ठीक है। ये भी एक सूक्ष्म जीव होता है, यह भी वायरस, यह वायरस से बहुत छोटा होता है, इसलिए इनको कोशिका सिद्धांत में ये पालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत से इनको निकाल दिया जाता है कि आप कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं कर पाएंगे। इनमें प्रोटीन भी नहीं होता है, ठीक है। और यह कोशिका इनकी जो होती है वो अपूर्ण होती है, मतलब कोशिका के ये बने ही नहीं होते हैं, या इनमें कोशिका ही नहीं होती है। एक प्रियोन करके एक वायरस होता है, ये भी वायरस की भांति ही अपना कार्य करता है, ठीक है। ये भी सूक्ष्म जीव की तरह ही है, ठीक है। यह केवल ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड या डीएनए, आरएनए, ये आदि कुछ चीजें होती ही नहीं है इसके अंदर। वायरस में तो थी लेकिन इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। ये प्रियोन जो होते हैं, ये पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न कर देते हैं, और ये प्रियोन जो होते हैं, ये तो वियोरेट्स से भी सूक्ष्म होते हैं, जो वायरॉइड्स हैं उनसे भी सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तो और चलिए और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। ये जो होते हैं इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता और इनकी कोशिका अपूर्ण होती है, इसलिए आरबीसी जो है ये आपके किस पर कार्य नहीं कर पाती हैं, कोशिका सिद्धांत को, ये कोशिका सिद्धांत का ये पालन नहीं कर पाती हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए इतना इस वीडियो में, और ठीक है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं कोशिका के पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग लेके आएंगे। और जब तक आप अपना ख्याल रखिए, नमस्कार दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।